आपने कई दायित्व निभाए हैं। आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं, डीपीसी मेंबर, और साथ ही साथ आप पूर्व जिला पंचायत निर्माण समिति। बोला नहीं वापस जाओ, आप लोग आते हैं झूठे वादा करते हैं, नेता लोग आते हैं झूठे वादा करते हैं चले जाते हैं। और महिलाएं शारीरिक रूप से महिलाएं जरूर कमज़ोर हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से महिलाएं कमज़ोर मुझे ऐसा नहीं लगता आज कहीं है। मैं इतना बड़ा नगर पालिका होकर के एक भी महिला शौचालय यहाँ पे नहीं है, और जो शौचालय है तो वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो 8-10 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, 10-15 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। कोई बीमार है, महिलाएं हैं, पुरुष है, प्रसव के टाइम पे महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। It's a NES video presentation. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। दोस्तों, एनएच परिवार के मंच पर आज विशेष मेहमान यहां पर आई हुई हैं, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। जहां चाह वहां रहा, लेकिन रहा हो अगर कठिन तो करना पड़ता है संघर्ष, और संघर्षों से होकर जो आगे बढ़ता है वो हो जाता है सफल। आपने बहुत लोगों को आईना दिखाया है, महिलाओं को आप एक रोशनी दिखाती हैं कि आप आगे बढ़ें, कष्टों से लड़ें, संघर्ष करें। बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ आपने किया है, बहुत कुछ हमने सुना है आपके बारे में। आप हैं श्रीमती उषा रावत जी। आपका एनएच परिवार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू सो मच एनएच परिवार का। आज जो व्यक्ति विशेष में आपने मुझे अपने परिवार में सम्मिलित करने का मौका दिया, और धन्यवाद करना चाहूँगी सुनील पुंडीर जी का, क्योंकि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से समाज में जो अग्रणी पंक्ति में हैं, या समाज में जो बहुत ही पिछड़े वर्ग में या असहाय लोगों को, और जो भी आपका यहाँ पे एक आपने सोच बनाई है कि समाज में संस्कृति से लेकर के हर क्षेत्र में आप इस परिवार के माध्यम से काम करें, और दूर दराज तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। तो मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए। तो आपने कई पदों पर भी काम किया है, आप एक गृहिणी हैं, आम गृहिणी हैं। इसके अलावा आप एक समाज सेविका हैं, आपने कई दायित्व निभाए हैं। आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं, डीपीसी मेंबर, और साथ ही साथ आप पूर्व जिला पंचायत निर्माण समिति अध्यक्ष भी रही हैं, और कई मंचों पर आप कई सारी भूमिकाएं निभाती हैं। तो ये जानेंगे आज इस सब के बारे में कि आखिर आपकी सोच क्या है। हमने जो देखा है सुना है, आपने भी देखा है सुना है, आज उनसे रूबरू जानेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो मेरे कुछ सवाल है, चंद सवाल आपसे करने की इजाज़त चाहूँगा। तो मेरा पहला सवाल है, तो सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप कहाँ से हैं, और आपकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से रही है, और आपकी शिक्षा आपने ली है। तो थोड़ा बहुत आप हमें जानकारी देने का कष्ट करें। मायका तो मेरा विकासखंड नंदानगर घाट में है, और मैंने इंटर वहीं से किया है। और ससुराल मेरा यहाँ पे मैठाणा पर मैठीली गांव है, और वहाँ से मैं जिला पंचायत मेंबर रही हूँ। और वर्तमान में हम गोपेश्वर में रहते हैं, यहाँ पे घर है। तो एमए मैंने यहीं से किया है, और बीपीएड मैंने भोपाल से किया है। और उसके बाद एक साधारण सी गृहिणी थी, और जो मेरा मायके का जो पृष्ठभूमि थी, मेरे मम्मी पापा मेरे पापा सैनिक थे, हवलदार थे, और एक बहुत ही सामाजिक कार्य करते थे, समाज के क्षेत्र में काम करते थे। और मेरी मम्मी जैसे गरीब असहाय लोगों की मदद करती थी। तो हम बहुत छोटे थे उस समय, तो हम देखते रहते थे उनके, और उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली है। और फिर जैसे ही मैं ससुराल में आई हूँ, तो मेरा जो ससुराल का परिवार है वो भी बहुत सामाजिक परिवार है, बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। और जिस तरह से मैंने अपने मायका में देखा अपने मम्मी पापा को,
कि मतलब किस तरह से मतलब वो लोग समाज में उनका क्या वर्चस्व है, उसी तरह से मैंने अपने ससुराल में देखा है। तो मुझे बहुत गर्व और बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसे परिवार में आई हूँ, सौभाग्यशाली समझती हूँ। और एक मौका मिला मुझे, एक चुनौती थी, सोचा भी नहीं थी कि कभी मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊँगी, लेकिन एक मौका मिला मुझे जिला पंचायत सदस्य लड़ने का, और वो मैंने लड़ा, मैं जीती। और वहीं से बस जो मम्मी पापा लोगों से देखा था, सुना था, सीखा था, वही दिमाग में रहता था। और जिस तरह से मुझे एक सेवा करने का, लोगों के बीच में जाने का मौका मिला, बहुत खुशी होती थी और बहुत अच्छा भी लगता था मुझे लोगों की सेवा करना। लेकिन सेवा करने के लिए भी एक माध्यम चाहिए रहता है। कई चीज़ें तो हम बिना पद के भी कर लेते हैं, लेकिन कई चीज़ों के लिए जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको पद की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई जगह आर्थिक तंगी है या आर्थिक सहयोग है, या कई क्षेत्रों में कई ऐसे काम होते हैं उनको करने के लिए आर्थिक की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो मंच होना बहुत आवश्यक होता है, और इसी तरह से हम समाज के बीच हम काम कर सकते हैं। जब से मैं जिला पंचायत मेंबर लड़ी हूँ, चुन कर आई हूँ, तो मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से और आज तक वो समस्या थी। और जब मैं गांव में गई, गांव के क्षेत्रों में गई, तो मुझे बहुत दुख भी होता था। कई जगह मैं गई, लोगों ने बोला नहीं वापस जाओ, आप लोग आते हैं झूठे वादा करते हैं, नेता लोग आते हैं झूठे वादा करते हैं, चले जाते हैं। और क्योंकि मेरा भी एक तरफ से गांव के बीच पहली बार इस तरह का आना जाना हुआ और सुना मैंने, लेकिन बुरा भी लगा। शुरू में तो मुझे बुरा भी लगा कि लोग इस तरह से ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो पहली बार आ रही और मुझे ऐसा सुनना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं घर आती थी और मनन करती थी, और जब मैंने आंखों देखे वो समस्या देखी कि लोग आज भी 8-10 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, 10-15 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, कोई बीमार है, महिलाएं हैं, पुरुष है, प्रसव के टाइम पे महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। और मैंने देखा कि जब हम पैदल जाते थे तो एक दिन में हमको कितनी बड़ी परेशानी होती है जाने में, लेकिन जब ये गांव के लोग रोज़ आ रहे जा रहे, कंधे में लेके इतना राशन पानी बोझा लेकर के जा रहे हैं, मरीजों को ला रहे हैं, राशन ढो रहे हैं, तो वो पीड़ा जब मैंने देखी तो मुझे बहुत दुख भी होता था कि वास्तव में चाहे हमारे ग्राम प्रधान हो, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे हमारे जिला पंचायत हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे सांसद हो, एक कड़ी है, 5 स्तंभ है ग्राम से लेके संसद तक। लेकिन हर प्रतिनिधि का अपना अपना दायित्व होता है और अपना अपना काम होता है। तो जब मैंने देखा तो बहुत सारे खामियां थी, और मुझे लगा कि चाहे मैं एक छोटी सी जिला पंचायत हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगी। जो समस्या क्षेत्र की है, मैं प्रधान से लेकर के और मुख्यमंत्री तक, मंच तक इन समस्या को ले जाऊंगी, और निरंतर मैंने प्रयास किया। यही चीज़ जो है कि आपकी पूरी जनता पसंद करती है कि आप जिस बेबाकी के साथ जो है कि जनता की समस्याओं को आगे ले जाते हैं। और जैसे कि अभी मेरी समझ में भी आया कि आपने बताया कि इसीलिए कहते हैं कि बच्चों में आप अच्छे संस्कार दीजिए। जैसा उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे, आपके बच्चों में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली जाएंगी, ये तो तय है, सारे लोग मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार आपने हमें बताया कि आपके जो माता पिता के माध्यम से आपको जो गुण मिले, आपने गांव-गांव जाकर देखा, लोगों का दुख दर्द देखा, आज जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो यहाँ झलकता है कि आखिर वास्तव में आप एक ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं जहाँ पर आपने कष्ट कम देखे, लेकिन बाद में जब आप लोगों की, जनता के कष्टों के साथ रूबरू हुए तो आपको कुछ करने की प्रेरणा मिली। तो जो आपका ये राजनीति का सफ़र आपने शुरू किया है, तो वो कब आपने शुरू किया? मैंने 2014 में राजनीतिक सफ़र शुरू किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कामयाबी भी हासिल की है। ये इसलिए कह रही हूँ कि जो मेरा परिवार है उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया,
क्योंकि जब भी मैं जनता के बीच जाती हूँ, किसी क्षेत्र में जाती हूँ, कभी वो मुझे रोकते टोकते नहीं। क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि हम जो महिलाएं हैं, हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है, हमारे पास घर की भी होती है और बाहर की भी होती है। लेकिन मैंने घर के साथ साथ बाहर की पूरी भी जिम्मेदारी निभाई और अपने पूरे परिवार को मैंने विश्वास में रखा है, विश्वास में लिया है, तब जाके परिवार वाले मुझ पे विश्वास करते हैं। और आज मैं बिना पूछे कहीं भी जाती हूँ, किसी भी काम के लिए जाती हूँ, तो कभी ना मुझे रोका जाता है ना टोका जाता है। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को आरक्षण ज़रूर मिला है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान है अभी भी, क्योंकि जो महिलाएं हैं आरक्षण तो ज़रूर मिला है लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिल पाती। तो महिलाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने अधिकारों को जानें, चाहे आप अनपढ़ ही क्यों ना हो। अगर जनता ने आपको चुन के भेजा है, अगर आप काम करोगे तो निश्चित तौर पे आपको जानकारी होगी। अगर आपको जनता ने चुन के भेजा तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें और अपने अधिकारों के माध्यम से आप चाहे बीडीसी में हो, डीपीसी में हो, चाहे विधायकी में हो, कहीं भी हो, आप अपनी बात रखें, अपनी क्षेत्र की जो समस्या उनका समाधान करें और निश्चित तौर पे आप लोग शक्तिशाली होंगे। ऐसा नहीं है कि महिला सब कुछ कर सकती, भले महिलाएं शारीरिक रूप से महिलाएं ज़रूर कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन मानसिक रूप से महिलाएं कमज़ोर मुझे ऐसा नहीं लगता आज कहीं है महिलाएं। लेकिन महिलाओं को उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और कुछ महिलाएं आगे आई हैं, निश्चित तौर पे उनको उनके परिवार का सहयोग और उनको वो लोग प्लेटफॉर्म मिला है। और कई महिलाएं तो ऐसी हैं कि जो करना चाहती हैं और लड़ना चाहती हैं और अपने को साबित करना चाहती है, ऐसी भी महिलाएं मैंने देखी है। और निश्चित तौर पे हम एक दूसरे से ही प्रेरणा लेते हैं और लेनी भी चाहिए, क्योंकि आज मैंने प्रेरणा ली तो अपने माता पिता से लिए, अपने सास ससुरों से लिए, अपने आस पड़ोस से लिए, अपने रिश्तेदारों से लिए। उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग हमसे भी प्रेरणा लें और हम भी लोगों से प्रेरणा लें, तभी जाकर के समाज का चहुमुखी विकास हो सकता है। बहुत खूब। जैसे मैंने कहा था कि प्रेरणा लेने के लिए कुछ लोगों को जरूर देखना चाहिए, उदाहरण लेना चाहिए, तो आपका एक ज्वलंत उदाहरण है। आप वर्तमान समय में महिला कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप, तो कांग्रेस से आप कब जुड़ी? मतलब मैं 2021 में कांग्रेस से जुड़ी हूँ और मैंने जो भी योजनाएं पे काम किए उस समय मैंने कांग्रेस की सरकार थी और मैं बहुत प्रभावित हुई और बहुत सारे ऐसे गरीब असहाय लोगों की मैंने मदद की है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये योजनाएं तो निश्चित तौर पे इन योजनाओं का लाभ मैं उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाऊं, और मैंने पहुंचाया भी है। बहुत सारी योजनाएं थी, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हूँ। तो आपने बहुत सारे लोगों का मतलब सहारा आप बनी हैं, ख़ास तौर पर महिलाओं को लेकर आपने काफ़ी संघर्ष किया है, महिलाओं की काफ़ी मदद करी है। विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते आए हैं, चाहे वो वृद्ध महिलाओं की बात हो, विधवा महिलाओं की बात हो, निराश्रित महिलाओं की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर भी आप जो दर्शक हमारे जिनको पता होगा, आपको देखा होगा, तो समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जहाँ जहाँ शोषण हो रहा है, आप खुलकर वहाँ पर जो है कि आवाज़ उठाती हैं। तो कहें कि भाई गोपेश्वर में भी हमारे जिला चमोली के अंतर्गत, भले आप जिला पंचायत में रही हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही हैं, और इस समय आप कांग्रेस में भी जो है कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अन्य पदों पर भी आप निर्वहन कर रही हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप भविष्य में क्या क्या सोच हैं आपकी, आप और आगे जाकर किस प्रकार समाज का हित करना चाहती हैं? क्या क्या प्लान हैं आपके, क्या सपने हैं आपके? ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे सारे दर्शक। प्लान तो ये होता है, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो अगर उसने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न से पास किया तो वो बच्चा सोचता है मैं और मेहनत करूँ और इंटर में मैं फर्स्ट आऊँ और आगे जाकर मैं अपना भविष्य स्थापित करो। तो उसी तरह राजनीति भी है। अगर मैंने जिला पंचायत लड़ा है, मुझे वहाँ पे कामयाबी मिली है, लोगों की सेवा करने का मौका मिला है, और आगे भी मुझे अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे मैं चाहूँगी
कि जनता की सेवा करूं और जिस काम को मैं करूं वो हमेशा वहाँ की पब्लिक उसको याद करे। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी भी जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण है, नगर क्षेत्र हमारा है, तो हम भी यहाँ पे 40-45 सालों से रह रहे हैं, घर बना हुआ है, सास ससुर रहते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा अभी देखा होगा आपने नगर की, पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो ऐसी एक इतना बड़ा नगर क्षेत्र हमारा है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर यहाँ पे है, यहाँ पे ज़िले के सर्वोच्च अधिकारी लोग यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन पानी की समस्या, एक अमृत गंगा जो पेयजल योजना हमारी, आप देखो बरसात के टाइम पे वो सारी क्षतिग्रस्त हो जाती। और यहाँ की जो पूरी पब्लिक है न, यहाँ पे ऐसे प्राकृतिक स्रोत है कि जो नज़दीक जाके लोग पानी भरे, तो दूर जाना पड़ता है। थोड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो गोपेश्वर, आज से कुछ दशक पूर्व यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत थे, जल स्रोत थे, उनमें जो पानी की मात्रा थी वो काफ़ी थी, सफिशिएंट थी, बड़ा अच्छा फ्लो रहता था। बरसात में तो बहुत ही जहाँ जहाँ प्राकृतिक स्रोत थे वहाँ खाली आपने बाल्टी लगाई और बाल्टी आपकी भर गई, इतना पानी था। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पानी समा गया है, या जो कहें कि अब पानी खाली नाम मात्र का है, तो वो उसकी वजह एक छोटी सी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी समस्या रही है, आपने उठाया तो मैंने। बिल्कुल सुनील जी, आपने ये मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया है। इसका मेन कारण जो हमारे जो स्रोत हैं उन पे छेड़खानी हुई है। आपने देखा होगा कि गांव में जो हमारे मूल जो स्रोत थे वो भले ही दिखने में वो उतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वो स्रोत ना पूरे गांव को पानी की पूर्ति करते थे। और आज उन स्रोतों पे छेड़खानी करके, टाइल्स लगा करके और उनका सीमेंटेड बना करके कहीं ना कहीं उन स्रोतों को छेड़ा गया, और इसलिए वो जो पानी जहाँ से आता थे वहाँ से छींच करके कहीं दूसरी जगह जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पानी कम होने का कारण यही है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मूलभूत स्रोत हमें, भले उन्हें बाहरी तरीके से ठीक करवा दिया जाए, लेकिन उन पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक भाई पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं और यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत हैं जल के, तो भाई जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबसे हमारा अनुरोध है कि इन प्राकृतिक स्रोतों पर आप छेड़खानी ना करें। आप उनको नवीनीकरण के नाम पर उनके साथ बिल्कुल छेड़खानी ना करें, नहीं तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज इतना अच्छा पानी जो दशकों पूर्व हमें प्राप्त होता था वो बिल्कुल समाहित हो गया है, अंडरग्राउंड हो गया है वो। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो जी, तो अभी हम आपको बीच में हमने रोका, ये जल स्रोत की बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो जी आगे जो है, जैसे आप बता रहे थे कि भविष्य में जो योजनाएं हैं, जो सोच है जी। अब जैसे मैंने कहा आपको कि यहाँ पे हेड क्वार्टर है और सारे अधिकारी लोग, सर्वोच्च अधिकारी लोग यहाँ पे बैठते हैं, और पानी की इतनी बड़ी समस्या यहाँ पे है कि बरसात के टाइम पे तो सारी पेयजल योजना टूट जाती। लेकिन मैं कुछ महिलाओं को लेके पिछले साल डीएम साहब के पास गई थी, और एक जो हमारा जो मंडल से एक बाल खिला गदेरात है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत ऐसे हैं, और हमने चाहा था कि वहाँ से एक नई पेयजल योजना इस नगर क्षेत्र के लिए हो जाते, तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों की जो पानी की समस्या वो काफ़ी हद तक कम हो जाती। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे कोठियालसैंण में और क्षेत्रपाल में, यहाँ गंगोल गांव में, सगर में, सुभाष नगर में, हल्दा पानी में, सब जगह, पाडुली में, पपड़ियाणा में पानी की बहुत कम आपूर्ति है। और लॉ कॉलेज में आए दिन कभी कोई किसी का नल तोड़ देता है, कभी किसी का नल वो कर देता है, कभी कहीं पानी जाता है, कभी कहीं पानी जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों को एक होकर के इस ऐसी जो मूलभूत समस्या इनके लिए अवश्य लड़ना चाहिए। और बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कें हैं लेकिन गड्ढे हो रखे हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, जो कि आम लोगों को परेशानी ना हो, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जैसे कूड़ा निस्तारीकरण की है। आपने देखा होगा कि पूरा नगर क्षेत्र का कूड़ा बाल खिला नदी के किनारे पोखरी बैंड पे डाला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं नदी को, हमारी जो नदियाँ उनको प्रभावित कर रही है। तो इसके लिए निश्चित तौर पे इतना बड़ा नगर
क्षेत्र है, इसके लिए निस्तारीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे नगर क्षेत्र में आपने देखा होगा कि मुख्यालय है, और मुख्यालय में पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, और यात्रा सीजन का भी ये रूट है, बहुत सारे यात्री यहाँ पे आते हैं, गोपीनाथ भगवान जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा नगर पालिका होकर के एक भी महिला शौचालय यहाँ पे नहीं है, और जो शौचालय है तो वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो यहाँ पे इस तरह के काम होने चाहिए। और पार्किंग की बहुत अव्यवस्था है, पूरी सड़कों पे सबके पास आजकल गाड़ियां हैं, और गाड़ियां, और घर के आगे हर कोई चाहेगा अपनी गाड़ी लगाना, और गाड़ी लगेगी तो सड़क ही पे कहाँ ले जाएंगे, वो व्यवस्थाएं बहुत अव्यवस्थित हैं। तो जैसे नगर क्षेत्र में यहाँ पे पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है, और पार्किंग की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और इस से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, आए दिन जाम, दिन भर रात भर जाम में लोग फंसे रहते हैं। और मैंने कहा कि यहाँ पे यात्रा रूट भी है तो बहुत परेशानी होती है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इतनी सारी जो समस्याएं हैं आपके मन मस्तिष्क में चल रही हैं, और आपने जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो काफ़ी कार्य किए, और नगर क्षेत्र की समस्याओं को देखकर ऐसा लग रहा है हमें कि आप जो है कि इन समस्याओं को भी दूर करने का लगातार प्रयास करती आ रही होंगी। और भविष्य में भी आपका जो एक प्रयोजन है कि आप जन सेवा, इन समस्याओं को निपटाते हुए, इन समस्याओं का निस्तारीकरण करते हुए, इन समस्याओं को दूर करते हुए करना चाहती हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे पूरे NH परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने काफ़ी कुछ हमें आज बताया है कि शहरों के किस प्रकार से शहरों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी आपने बताया। अब थोड़ा सा लोगों का ज़रूर एक ध्येय होगा कि आज कुछ मूल मंत्र तो आप उनको देकर जाएंगे, तो एक नारा सबके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? महिलाओं के लिए तो मैं बोलना चाहूँगी, जागो, लड़ो और आगे बढ़ो। जागो, लड़ो और आगे बढ़ो, ये तो आपने बहुत बेहतरीन कहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कई महिलाएं कतिपय कारणों से ये ना समझ लें कि लड़ो में तो जागिए, लड़िए, अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़िए। वाह, बहुत ही सुंदर। इसके अलावा आप कुछ एक स्लोगन देना चाहेंगे? वोकल फॉर लोकल। जैसे आपने देखा, वास्तव में ये चीज़ तो होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को देखते होंगे, आप उनका आचार व्यवहार, उनका पहनावा ज़रूर देखते होंगे। पहले आप आस पड़ोस में तो नहीं देखते होंगे, आप पहले अपने परिवार के बारे में सोचते होंगे, देखते होंगे। उसी प्रकार सारा एक समुदाय होता है, वो एक लोकलिटी होती है। तो जाहिर सी बात है, वोकल फॉर लोकल। आप जैसे आप हैं, आपके विचार हैं, तो भाई आज तो बड़ा मज़ा आ गया। हम तो बड़े अनुग्रहित आज हुए हैं कि आप जैसी शख्सियत हमारे NS परिवार में आई है। तो आपने हमारे लिए समय निकाला, जनता के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष में थे श्रीमती उषा रावत जी, और अगली बार देखते हैं कौन। तो बने रहिए हमारे साथ, NS परिवार में आपका स्वागत है।